जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आपके बैच में अब यहाँ क्लासेस प्रोग्रेस क्लासेस जो हैं वो आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए अपनी तैयारी में, हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। और इस बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो लगे रहिए हमारे साथ। आइए हम कल जो है पिछली क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर अनुपात समानुपात का पढ़ा था। आज सेकंड टाइप हम देखते हैं और इसके बाद लगातार आपके एग्जाम जैसे कि आपका बहुत नज़दीक में है, तो बहुत ही जल्द पूरे का पूरा सिलेबस जो है वो 1-2 दिन में आपका स्पीड अप कर दिया जाएगा। बस आप लगातार तैयारी में लगे रहिए। तो आइए अगले टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होता है, हमसे पूछेगा वो कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा जब 2a बराबर 3b बराबर कितना हो 4c। यानी कि इस टाइप का जब कभी भी कोई क्वेश्चन देता है, हमसे क्या पूछता है कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो यहाँ एक बात आप खुद सोचिए कि जब हमें a b और c का मान हमें बताना है, इसका मतलब इसके साथ से 2, इसके साथ से 3 और इसके साथ से 4 क्या करना है, हमें रिमूव करना है, हटाना है यहाँ से। और अगर हम इसको हटा देते हैं तो इसको हटाने के बाद जो हमारा बचता है वही हमारा क्या बचेगा, a अनुपात b अनुपात c। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, ये जितने भी आपके कोफिशिएंट हैं a b और c के यानी के गुणांक हैं, इन सभी गुणांकों का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 12 होगा। और जो भी एलसीएम आता है उस एलसीएम से हम क्या करते हैं, इन सभी को डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वही क्या होगा, a b और c का अनुपात। तो 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 छंग 12, बस खत्म। कुछ नहीं है मैथ में, बहुत आसान चीज है मैथ। यहाँ कितना है, a/6, b/4 और c/3। अब इनमें हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा कटने के बाद नंबर्स आए, क्या इनमें कुछ कॉमन है। अगर कुछ कॉमन है तो उस कॉमन को हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। और अगर कुछ कॉमन नहीं है तो यही हमारा क्या है, a b और c का अनुपात। यानी कि जैसे यहाँ वेरिएबल है a, तो a के अपॉन वाला जो मान है वो किसका होगा, a का होगा। b के अपॉन वाला मान b का होगा। c के अपॉन वाला मान c का होगा। तो इस तरह से a का जो अनुपात है वो 6 है, b का जो है वो 4 है और c का जो है वो 3 है। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हुआ, 6, 4 अनुपात 3। इसी तरह से सेम अगला क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ बात करते हैं 5a, 12b और 13c, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम यही फॉर्मेट है। हमें मान किसका बताना है, a अनुपात b अनुपात c का। और यहाँ a b और c के साथ जैसा कि हम देख रहे हैं कुछ यानी कि यहाँ कुछ कोफिशिएंट अर्थात a b और c का कोई गुणांक हमें दिया गया है। जब ये गुणांक खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, a b और c। तो इस गुणांक को खत्म करने के बाद जो बचता है वही हमारा क्या होगा, a b और c का क्रम से है अनुपात होगा। तो इन सभी का एलसीएम हम लेंगे, कितना हुआ, तो एलसीएम लेंगे 12 पंजे 60 और 13 छंग 78। एलसीएम क्या, हम देखो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, जब हम दो से ज्यादा ऐसे नंबर्स का एलसीएम लेते हैं जिनमें कहीं भी कोई भी कोफिशिएंट कॉमन ना हो, कोई भी गुणांक उनके बीच में या कोई भी नंबर जो है वो कॉमन ना हो, तो हम इनकी गुणा करने के बाद एलसीएम लेते हैं। ऐसा ही तो करते हैं। तो उनकी डायरेक्टली गुणा मत करो, क्योंकि हमें पता है हमें संख्याएं बाद में काटनी है, तो इनकी गुणा मत करो, संख्याओं को ऐसे ही रहने देते हैं कि हमने एलसीएम लिया, हमें पता है गुणा करके ही एलसीएम होगा, क्योंकि इनके बीच कुछ कॉमन तो है नहीं। तो पूरी की पूरी संख्या ऐसी की ऐसे लिख लेते हैं, इसको गुणा मत करके लिखो, ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। उससे फायदा क्या होगा बच्चों, फायदा ये होगा, देखो 13 से यहाँ कटा 13, 12 से यहाँ कटा 12 और 5 से यहाँ कट गया 5। तो अब जो हम बार बार गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जो हम काटते हैं उससे हमें यहाँ छुटकारा मिल जाता है। और यहाँ हम क्वेश्चन में कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना सकते हैं। तो ये कितना हुआ, a/12 3 36, 12 का ना 12 और 3 15, और यहाँ कितना हुआ 13 पंजे 65 और यहाँ कितना हुआ 12 पंजे 60। अगर सभी टर्म में कुछ कॉमन है तो उस कॉमन से इनको काट लो, अदरवाइज कॉमन नहीं है तो जो अपॉन में आया वही क्या होगा, इनका
अनुपात होगा तो A/156, B/65 और C/60। कुछ कॉमन है? नहीं है कॉमन, तो नंबर्स कटेंगे नहीं, अर्थात यही क्या होगा, A, B और C का अनुपात होगा। तो A, B और C का अनुपात कितना हुआ, 156:65:60। यही हमारा क्या है, A, B और C का अनुपात है प्यारे बच्चे। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको इजीली कर सकते हैं। अगर इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो उसने क्या कहा है बच्चों कि A/B/C की वैल्यू हमें क्या करनी है, बतानी है। जबकि हमें क्या दिया है, A का 2/3 का मतलब गुणा, अर्थात A गुणा 2/3 इक्वल टू B और का मतलब गुणा और 75%। जब कभी भी किसी भी नंबर के सामने प्रतिशत लगा होता है तो प्रतिशत, प्रति यानी कि हर एक और शत यानी कि 100, जिसके लिए हर एक मान क्या हो, 100 हो, उसको ही क्या कहते हैं, प्रतिशत। जब कभी भी हम प्रतिशत हटाते हैं तो किससे भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि प्रतिशत हमेशा कितने का होता है, 100 का होता है। और C का मतलब गुणा 0.6, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अपोन में कितना हुआ बच्चे, 10 हुआ। इसको काट लो, 25 या 75 और 25 का 100। और इसको अगर हम डिफाइन करते हैं और तो 2 या 6 और 2 पंजे 10। अब हमें क्या करना है, A/B/C का मान हमें यहाँ बताना है। अब हमें A/B/C जो कि बताना है, तो यहाँ A के साथ 2, यहाँ B के साथ 3 और यहाँ C के साथ भी कितना है, 3 है। तो हम क्या करते हैं, A, B और C का चूंकि हमें अनुपात बताना है तो जो कोई भी A, B और C के साथ गुणांक आए होंगे उनको क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद उनकी भाग कर देते हैं। तो कितना हुआ, 2A/3, 3B/4 और 3C/5। ये हमारा यहाँ नंबर काटने के बाद बचा हुआ टर्म था। और इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो A, B और C का चूंकि हमें मान बताना है, सेम फॉर्मेट पिछले क्वेश्चन वाली है। तो यहाँ जो भी हमारा कोफिशिएंट है, A का 2 है, B का 3 है और C का भी 3 है। इन सभी का गुणांक कितना होगा बच्चे, 6 होगा। और उस 6 से हम क्या करेंगे, सभी जगह भाग कर देंगे। तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, यहाँ भी 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। यानी कि यहाँ अगर हम देखते हैं तो A/B/C कितना आया, तो 3 तिया 9, यानी कि A/9 रेशियो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। यानी कि A का मान 9 है, B का 8 है और C का 10 है। तो यही हमारा क्या होगा, A/B/C होगा। यानी कि अगर कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर कभी भी हमें इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हो, X/Y = 2/5 और उसके बाद वो हमसे क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा हो, तो ये समझ लीजिए कि ये जो सामने वाला मान है वो उसी टर्म का होता है। ऐसे मान लो कि ये आप है और आपका कोई दोस्त है, अब ये दोनों दावत खाने जाते हैं कहीं। अब ये दावत खाने गए, वहां दावत में क्या हुआ, ये आप हैं, आपके सामने 2 रसगुल्ले रखे प्लेट में और जो दूसरा दोस्त है उसके सामने 5 रसगुल्ले रखे प्लेट में। तो अब तो जो जिसके सामने रखे गए वो रसगुल्ले उसी के हैं ना। जैसे चाय मिलती है ना, जब दावत कहीं जाते हैं, रिलेशनशिप में कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, वहाँ चाय मिलती है तो आपका कप आपके सामने रखा गया, दूसरे कप दूसरे के सामने, है ना। तो बिल्कुल सेम इसी तरह का है, जो कप आपके सामने रखा गया वो मान आपका है ना, वही चाय तो है आपकी। तो सेम यही कंडीशन है, यदि x और ये x की चाय x के सामने है, यानी कि x के सामने कितना 2, y के सामने कितना 5, यानी कि x का मान 2 और y का कितना 5। तो जब इस तरह से मान होगा, हमें पता चल गया कि x का मान 2 यूनिट और y का मान 5 यूनिट। इसको हम कंप्लीटली x का मान 2 और y का मान 5 नहीं बोलते बच्चे। ये क्या होगा, क्योंकि ये नंबर्स अपोन में है तो हो सकता है कि ये मान कुछ और हो, लेकिन ये अपोन में है ना, यानी कि अपोन अर्थात भाग में, तो इनका जो गुणांक होगा वो सीधी सी बात है कट गया होगा। अगर कोई बड़ा नंबर होगा ये 2 और 5 की जगह, तो ये जो है आपका
पूर्ण मान नहीं होता है x और y का। तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई चीज हमारे पास अनुपात में होती है, इस तरह होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, किसी वेरिएबल को मान लेते हैं कि x बराबर मान लिया 2a और इसको मान लिया 5a, इस तरह से करके। तो वो जो हम गुणांक मानते हैं a या x y z, वो इसी कारण से मानते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a या b ना मानकर इसको हम क्या मान लेते हैं, यूनिट। मान लिया x का मान 2 यूनिट और y का मान 5 यूनिट। तो इसी तरह से हम यहाँ करेंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चे, x नहीं मानना है, यहाँ हम क्या करेंगे, a/3 यानी कि x का मान, a का मान कितना है 3 यूनिट, b का मान कितना है 2 यूनिट और c का मान कितना है 5 यूनिट। यानी कि ये मान इनके सामने तो नहीं है लेकिन अपोने में रखे हैं। मान अगर सामने होते हैं तो भी एक दूसरे के जो सामने मान होते हैं वो मान उसी का होता है, और अगर अपोने में होते हैं तो जो टर्म जिसके अपोने में है वो मान भी उसी का होता है। जैसे a/3 तो a का मान 3, b/2 b का मान 2, c/5 तो c का मान 5। हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे, a का मान 3 यूनिट, b का मान 2 यूनिट और a प्लस b। a का मान 3 यूनिट, b का मान 2 यूनिट यानी कि 5 यूनिट और 5 यूनिट स्क्वायर कितना हुआ 25। और यहाँ b प्लस c, तो b का मान 2, c का मान 5, 2 और 5 कितना हुआ 7 और 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 49। और यहाँ c प्लस a का होल स्क्वायर, c है 5 और a है 3, स्क्वायर कितना हुआ 5 और 3 8 का स्क्वायर 64। यही हमारा क्या होगा, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अनुपात है उसका मान। तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद तो बच्चों जैसे नेक्स्ट टाइप हमारे पास है कि P/Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर कितना है 2:3। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से तुलना करते हैं, जो जिसके बराबर होगा वो मान उसी का होगा जो जिसके सामने होगा। यहाँ अगर हम देखते हैं तो सभी के स्टार्टिंग में यहाँ क्या है, P/Q बराबर है किसके, Q अनुपात S के। अब अगर इसमें हम देखते हैं, सॉरी P/Q बराबर है R अनुपात S के। यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ स्टार्टिंग में P है और यहाँ कितना है R, अर्थात P बराबर है R के, Q यहाँ लास्ट में है और यहाँ लास्ट में कितना है S, अर्थात Q बराबर है S के। और आगे चलते हैं, यहाँ स्टार्टिंग में R है और यहाँ तुलना करते हैं स्टार्टिंग में T है। यानी कि अब P, R और T आपस में बराबर हैं और यहाँ लास्ट में Q है, यहाँ लास्ट में S है और यहाँ लास्ट में U है, यानी कि Q, S और U आपस में बराबर है। और आगे चलते हैं तो यहाँ स्टार्टिंग में 2 है और यहाँ स्टार्टिंग में 3 है। यानी कि यहाँ स्टार्टिंग में P, यहाँ R, यहाँ T और यहाँ 2, अर्थात P, R और T का मान कितना है 2 है। और यहाँ हम देखते हैं लास्ट में Q है, S है, U है और 3 है, तो Q, S, U इन सभी का मान कितना है 3 है। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ है कि यहाँ M, N, O आया है। अब इनके मान तो हमें कहीं नहीं दिए। सेम अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जिन टर्म के मान नहीं हैं उन टर्म्स को हम ऐसे का ऐसा ही लिख देते हैं। जैसे जिनका मान हमारे पास है उनका मान हम क्या करेंगे, रख देंगे। जैसे यहाँ हमारे पास P, R और T का मान कितना है 2 है, तो P, R और T इन तीनों की जगह कितना आएगा 2 आएगा। P का मान 2 रखेंगे, 2 की M से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, कितना हुआ 2M। यहाँ R की जगह 2 रखेंगे, 2 की N से गुणा करेंगे, कितना हुआ 2N। यहाँ T की जगह 2 रखेंगे, T की O से गुणा करेंगे, कितना हुआ, T की जगह 2 रखेंगे, 2 की O से गुणा करेंगे 2O होगा 2O। ऐसा ही सेम यहाँ करेंगे, Q, S और U कितना मान है 3 है, यहाँ 3 रखेंगे, 3 की M से करेंगे 3M, यहाँ 3 रखेंगे, 3 की N से करेंगे 3N और यहाँ U की जगह 3 रखेंगे, 3 की O से करेंगे 3O। अब देखो ऊपर की तरफ जो है वो 2 कॉमन आया, ऊपर से 2 कॉमन लेने के बाद कितना बचा M प्लस N प्लस O। नीचे से 3 कॉमन आया, कितना बचा M प्लस N प्लस O। अब यहाँ M प्लस N प्लस O आपस में कैंसिल हुए, कितना बचेगा 2/3, यानी कि 2:3। यही हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्मेट का है और ये जो है आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
वेरियस एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारे पास ए, सी और ई के मान हैं, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग में ए है, यहाँ सी है और यहाँ ई है, और यहाँ कितना है 1। तो ए, सी, ई और 1 ये सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ कितना है, बी है, यहाँ डी है, यहाँ लास्ट में एफ है और यहाँ लास्ट में 2 है। तो लास्ट वाले टर्म आपस में बराबर होंगे जब तुलना करेंगे, और शुरू वाले टर्म आपस में बराबर होंगे तो तुलना करेंगे। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो a बराबर सी, सी बराबर ई और ई बराबर 1, यानी कि a, c, e सभी का मान कितना 1। जब यहाँ 1 रखेंगे, 1 की p से मल्टीप्लाई करेंगे p होगा, c की जगह 1 रखेंगे q से मल्टीप्लाई करेंगे q होगा, e की जगह 1 रखेंगे r से मल्टीप्लाई करेंगे r होगा। अपॉन यहाँ b की जगह 2 रखेंगे तो 2 की p से करेंगे 2p होगा, 2 की यहाँ d की जगह 2 रखेंगे q से करेंगे 2q होगा, और यहाँ f की जगह 2 रखेंगे r से करेंगे 2r होगा। ऊपर कितना आया, p प्लस q प्लस r, और अपॉन से हमने क्या किया, 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, p प्लस q प्लस r बचेगा। p प्लस q प्लस r 1 टाइम कट जाएगा ऊपर वाले से, कितना बचा बच्चे 1/2, मतलब 1/2। यही हमारा क्या होगा आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं। लगातार बस पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, बाकी सब जैसा चल रहा है चलता रहेगा। जब तक जॉब नहीं है तब तक तो दिक्कतें हैं, कंडीशन ख़राब है, वो तो ख़राब ही रहेगी जब तक नहीं लगेगी। इसलिए तैयारी करते रहिए, और जल्द ही सभी के पास अपनी ड्रीम जॉब होगी, और उसके बाद सब बढ़िया ही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास चैप्टर का, वो आता है अनुपात, अनुपाती निकालने वाला। 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं, समझिएगा इसको। एक वर्ड हमारे पास है मध्यानुपाती, एक वर्ड हमारे पास है प्रथमानुपाती, एक वर्ड हमारे पास है तृतीयानुपाती, और एक होता है चतुर्थानुपाती। ध्यान से समझिए, केवल 3 चीजें हैं, उसको बाद में देखते हैं। तो मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, इनको समझने के लिए एक चीज ध्यान से देखिएगा। हमने मान लिया कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, एक वर्ड अनुपात होता है, उसका चिन्ह होता है ये, एक होता है समानुपात, उसमें डबल अनुपात का चिन्ह एक साथ लगा दो, ये होता है समानुपात। और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। ये समानुपात कहाँ यूज होता है, जहाँ 2 अनुपात आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो 2 अनुपात जब एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उस बराबर को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, समानुपात का। जैसा कि अगर क्वेश्चन हमसे कहे कि x अनुपात 5 बराबर 4 अनुपात 60, कोई भी नंबर हम यहाँ ले सकते हैं। तो अब वो हमसे कहे कि x का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद यहाँ बराबर नहीं होगा, बल्कि यहाँ क्या होगा, समानुपाती होगा। एक और क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखें इसी तरह से, वो हमसे कह सकता है 2 अनुपात 7 समानुपात x अनुपात 40, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो अनुपात है, समानुपात जो है बीच में, ये समानुपात का मतलब क्या है कि एक अनुपात इसके पहले है, एक अनुपात इसके बाद है। इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों अनुपात हैं ये आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात इस समानुपात का
मतलब क्या होता है, बराबर। और इस समानुपात में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये कहलाते हैं अंतःपद और ये दोनों जो ये हैं ये कहलाते हैं बाह्यपद। हमेशा ध्यान रखना है कि अंतःपदों का गुणनफल सदैव बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ अंतःपदों का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होगा, बाह्य पदों के गुणनफल के। यहाँ से बाह्य पद कितना है x, यहाँ बाह्य पद कितना है 60, किसके बराबर होगा, अंतःपदों के गुणनफल के। अंतःपद क्या है 5 और दूसरा क्या है 4, तो 5 से कटा 12 बार, 4 से कटा 3 बार और कितना आया बच्चों 3x = 1, यानी कि x = कितना हुआ 1/3। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद सेम नेक्स्ट टर्म हमारे पास है, उसने कहा है कि 2:7 समानुपात x अनुपात 14 है। तो जो बाह्य पद है उनका गुणनफल किसके बराबर होता है, अंतःपदों के गुणनफल के। तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, x का मान कितना आएगा बच्चे 4 होगा। तो इसमें क्या है, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। इसी क्वेश्चन को वो क्या करता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है। अब जब वो मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती पूछते हैं तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। यहाँ हमें क्या करेगा, चारों अनुपात लिख कर देगा और इन चारों अनुपात में से किसी एक का मान पूछ लेगा। ठीक है, तो ये तो हम कर लेते हैं क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, सदैव अंतःपदों के गुणनफल के। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात की, तो प्यारे बच्चों जो मध्यानुपात होगा, मध्यानुपात क्या होता है, मध्यानुपात हमेशा हम दो संख्याओं का निकालते हैं। ठीक है, जैसे वो हमसे कह दे कि 18 और 8 का मध्यानुपात बताओ, 18 और 8 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, हमने मान लिया x और y, तो x और y का हमें क्या करना है, मध्यानुपात बताना है। तो मध्यानुपात बराबर क्या होता है, ये दोनों जो टर्म है, ये जो दोनों नंबर हैं, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल ही हमें क्या कहलाता है, मध्यानुपात। बच्चे ध्यान रखना है, यानी कि पहले संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल का वर्गमूल ही क्या होता है, मध्यानुपात होता है। 18 और 8 की अगर हम बात करते हैं इसके मध्यानुपात की, तो मध्यानुपात कितना होगा, 18 गुणा 8 और 18 144 का रूट कितना होगा बच्चों 12, यही क्या होगा मध्यानुपात। इसका विस्तृत वर्णन हम कभी बाद में समझेंगे, एक वीडियो इसके ऊपर मैं बाद में बता दूंगा इसको कि ये किस तरह से आता है। बहरहाल अभी जो है एग्जाम हमारा नज़दीक में है, तो अभी हम केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो मध्यानुपात की अगर बात करते हैं बच्चों, तो मध्यानुपात में क्या होगा कि जो आपकी दो संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपात हमें बताना है, उन दोनों के गुणनफल का वर्गमूल ही क्या कहलाता है, मध्यानुपात। हमसे कहे कि 9 और 4 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल का वर्गमूल कितना हुआ, 9 चौक 36 का रूट 6। ठीक है बच्चे, तो ये होगा आपका मध्यानुपात। लेकिन इसी तरह से अगर वो हमसे कहे कि तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए, तो अब वो क्या कहेगा, तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसे वो हमसे कह दे कि 6 और 8 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, इसका 6 और 8 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हमें दो नंबर्स दिए होंगे और तृतीयानुपाती हमसे वो पूछेगा,
तो हमेशा तृतीयानुपाती जो होगा वो फोर्थ नंबर का टर्म होगा, जिसको हम चतुर्थानुपात पढ़ रहे हैं, यानी कि 6:8। इसका हमें क्या करना है, तृतीयानुपात बताना है, यानी कि ये वाला नंबर। लेकिन जब कभी भी दो नंबर का तृतीयानुपात निकालते हैं तो तीसरा नंबर जो है वो वही होता है जो हमारा दूसरा नंबर होता है। अर्थात निकाल लेंगे तो हम तृतीयानुपात, लेकिन हम किसको फाइंड करेंगे, जो फोर्थ नंबर का अनुपात हमारा होगा। हमने मान लिया कि हमारा तृतीयानुपात कितना है, x है। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे इस बात को, भले ही दो नंबर हैं लेकिन जब हम तृतीयानुपात निकालते हैं तो सबसे लास्ट वाले टर्म का मान हम निकालते हैं और तीसरा टर्म हम कौन सा लेते हैं, जो हमारा सेकंड टर्म होता है। यानी कि जैसे 6:8 का तृतीयानुपात निकालेंगे तो 6, 8 और तीसरी संख्या अपनी तरफ से वही हम रिपीट करते हैं जो हमारी दूसरी संख्या होती है, और हमें मान किसका निकालना होता है, फोर्थ नंबर का। अब इसके बाद से वही कंडीशन है, बाह्य पदों का योग अंतः पदों के योग के बराबर होता है। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 3x बराबर 4 बट्टे 32 और x बराबर कितना होगा, 32/3। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, लगभग 10.6। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि 5, 7 और 3 का तृतीयानुपात क्या होगा, तो 5, 7 और 3, तो तीसरा नंबर भी इस बार दिया है 3। अगर नंबर नहीं दिया होता, वो केवल दो संख्याओं की बात करता बच्चे, तो हम तीसरी संख्या जो है वो दूसरी संख्या को ही तीसरी संख्या भी मान लेते हैं, और लास्ट टर्म को हम क्या कहेंगे, कुछ भी वेरिएबल मान लेंगे। लेकिन ये लास्ट वाला जो टर्म है यही हमारा क्या है, तृतीयानुपात। जब चतुर्थानुपाती निकालते हैं तब भी इसी का मान निकालते हैं फोर्थ नंबर के टर्म का, और तृतीयानुपाती निकालते हैं तब भी। तो बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 5:x इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल कितना होगा, 7 × 3। तो 5x इक्वल टू कितना हुआ, 7 × 21 और x बराबर कितना होगा, 21/5 चौक 20 और 5 × 10 यानी कि 4.2। तो यहाँ जो हमारा अनुपात होगा, तृतीयानुपात होगा, वो कितना होगा, 4.2 होगा। इसके बाद चतुर्थानुपाती की बात करेंगे तो चतुर्थानुपाती में हमेशा 3 संख्याएं हमें इस तरह से दी होती हैं। अगर वो तृतीयानुपात में भी 3 ही संख्या देता है तो फिर भी तृतीयानुपात पूछता है तो हम चौथी संख्या को x मान लेते हैं, कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। और चतुर्थानुपाती पूछेगा तब भी 3 नंबर हमें देगा और हम चौथी संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। जैसे वो हमसे कहे कि 2, 3 और 6 का चतुर्थानुपात क्या होगा, तो चतुर्थानुपात हमें नहीं पता क्या है, हमने मान लिया कि वो कितना है, x है, और बाह्य पदों का गुणनफल सदैव अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। और 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो कितना होगा बच्चे, चतुर्थानुपात 9 होगा। तो ये हमारा होता है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। इसके अलावा अगर वो हमसे कहे कि प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, 2, 3 और 5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, अब वो हमसे क्या पूछेगा, प्रथमानुपाती। अर्थात अब उसने प्रथमानुपाती की अगर बात कही है तो हम प्रथम वाले अनुपात को पहले वाले टर्म को वेरिएबल मान लेंगे। हमने मान लिया कि पहला अनुपात x है और उसके बाद पहला पद और अंतिम पद यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के गुणनफल के। तो 5x बराबर 6 और x बराबर कितना होगा, 6/5, 5 × 5 और 5 × 10, x बराबर कितना होगा बच्चे, 1.2। ये हुआ प्रथमानुपाती। तो इस तरह से मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती या द्वितीयानुपाती का मान हम निकाल सकते हैं।
इसके बाद अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन सीआरपीएफ प्रीवियस एग्जाम से उठाया हुआ है। वो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, 3 व्यक्तियों के पास कुल 98 रुपए हैं, या 3 संख्याओं का योग कितना है, 98 है। 3 संख्याओं का योग 98 है, जिनका अनुपात कितना है बच्चों, 10:15:24। 3 संख्याएं 10, 15:24 के अनुपात में हैं, जिनका योग 98 है। तो हमें बताना है कि कुछ भी मान वो हमसे पूछ सकता है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, या वो हमसे कह सकता है कि तीसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर बताइए, या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर बताइए। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ हमें क्या दिया है, अनुपात दिया है, और अनुपात के साथ हमें क्या दिया है, योग। कभी भी कोई भी अनुपात वाला क्वेश्चन हमारे पास हो, उसमें चाहे हमें अंतर का मान दिया हो, चाहे योग का मान दिया हो, चाहे गुणनफल का मान दिया हो, जिसका मान भी वो देगा क्वेश्चन के अंदर, उसी को हम क्या कर देंगे, इस अनुपात को भी उसी की तरह बदल लेंगे। सबसे पहली चीज तो जैसे 10:15:24 है, इस अनुपात में हम क्या कर सकते हैं, अनुपात कभी भी पूर्ण नहीं होता। कभी अनुपात के अंदर जो संख्याएं होती हैं वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए जब कभी भी संख्याओं को अनुपात से अलग करते हैं तो उनके साथ कोई वेरिएबल मान लेते हैं। तो हम वेरिएबल नहीं मानते, यहाँ क्या करेंगे, हम इसको यूनिट मान लेंगे। हमने मान लिया कि पहली संख्या 10 यूनिट, दूसरी संख्या 15 यूनिट और तीसरी संख्या 24 यूनिट है, जबकि इनका कुल योग कितना है, 98 है। तो चूंकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें क्या दिया है, योग दिया है, तो हम इन अनुपात का भी क्या करेंगे, योग करेंगे। अगर वो हमें अंतर देता तो हम क्या करते, अंतर करते, वो हमें गुणनफल देता तो हम क्या करते, गुणनफल करते। हमने माना पहली जो संख्या है वो 10 यूनिट, दूसरी जो संख्या है वो 15 यूनिट, और तीसरी जो संख्या है वो 24 यूनिट है। तो 10 यूनिट, 15 यूनिट, 25 यूनिट, और 24 कितना हुआ, 49 यूनिट। ये कितना हुआ बच्चों, 49 यूनिट हुआ। अब यहाँ तो 49 यूनिट है, और यहाँ कितना है संख्या, 98 है। यहाँ अगर अनुपात का योग करते हैं तो 49 यूनिट, और यहाँ कितना है, 98, यानी कि 49 यूनिट किसके बराबर है, 98। उसने कहा कि तीनों संख्याओं का योग, तो हमारा तीनों संख्याओं का योग 49 यूनिट 98 के बराबर है, तो 98 के बराबर है, यानी कि तीनों संख्याओं का योग 98 है, अर्थात तीनों संख्याओं का योग 49 यूनिट बराबर कितना, 98। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 49 दूनी 98, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना, 2। और समझ लो, अगर आपके पास 1 यूनिट का मान है तो 1 यूनिट जिसके पास, उससे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं। आपके पास अगर 1 यूनिट का मान है तो आप यहाँ से कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। वो आपसे कहेगा कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या कितनी है, 10 यूनिट। जब 1 बराबर 2 तो 10 यूनिट बराबर कितना, 20, 10 दूनी 20। अगर 1 यूनिट बराबर 2, वो आपसे कहेंगे दूसरी संख्या कितनी होगी, जब 1 बराबर 2 तो दूसरी संख्या यानी कि 15 बराबर कितना होगा। जब 1 यूनिट बराबर 2 है बच्चे, तो 15 बराबर कितना होगा, 15 का ना 15 और 15 दूनी 30, यानी कि 15 यूनिट बराबर कितना होगा, 30 होगा। अगर वो आपसे कहे कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, अगर 1 बराबर 2 है तो 24 बराबर कितना होगा, 24 दूनी 48 होगा। अगर वो इसी क्वेश्चन के अंदर हमसे कह दे कि अंतिम संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना होगा, तो अंतिम संख्या 24 है और पहली संख्या 10 है। अंतर कितना आएगा, 14 आएगा। तो 14 का मान कितना होगा, जब 1 बराबर 2 तो 14 बराबर 28। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन काफी वैल्यूएबल है, वो किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ सकता है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 3 संख्याएं 2:7:6 के अनुपात में है। तीन संख्याएं 2:7:6 के अनुपात में हैं, जिनका योग कितना है, 105। इनका योग कितना है बच्चे, 105 है। तो ज्ञात कीजिए कि
पहली और दूसरी संख्या का अंतर कितना होगा। ज्ञात कीजिए कि पहली और दूसरी संख्या का अंतर कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बच्चे, 2:7:6 बराबर कितना है, 105 है। तो उसने हमसे क्या कहा है, इनका 2:7:6 का जो योग है वो कितना है, 105 है। तो बताइए दूसरी और पहली संख्या का अंतर कितना होगा। क्योंकि सवाल के अंदर हमें क्या दिया है, योग दिया है, इसलिए हम भी क्या करेंगे, अनुपात का योग कर लेंगे। पहली संख्या 2 यूनिट, दूसरी संख्या 7 यूनिट, तीसरी संख्या 6 यूनिट। तो टोटल कितना हुआ, 2 और 7 9 और 6 15 यूनिट। तो हमारे हिसाब से योग 15 यूनिट है, जबकि क्वेश्चन के अंदर योग कितना है, 105। तो 15 यूनिट बराबर कितना हुआ, 105 हुआ। और 15 सत्ते 105, 1 यूनिट का मान कितना, 7। जब 1 यूनिट बराबर 7, अगर 1 का मान आपके पास है तो आपसे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं, फिर तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। 1 यूनिट कितना है, 7 है। अगर 1 यूनिट का मान 7 है और वो हमसे कहे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, या पहली और दूसरी संख्या का अंतर कितना है, तो प्यारे बच्चों पहली संख्या 2 यूनिट, दूसरी संख्या 7 यूनिट, अंतर कितना हुआ, 5 यूनिट। यानी कि मान किसका बताना है, 5 का बताना है। जब 1 बराबर 7 तो 5 बराबर कितना, तो 5 की इधर गुणा कर देंगे, 5 की इधर गुणा कर देंगे, 5 की गुणा 5 यूनिट का मान आ जाएगा, 7 पंजे 35। तो कितना हुआ अंतर, 35 हुआ।